नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमय स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम पिछले 2 यूनिट्स की बात कर चुके हैं, आपकी पहली यूनिट थी लिसनिंग एंड स्पीकिंग और दूसरी यूनिट थी रीडिंग के बारे में। तो वैसे आज अपनी तीसरी यूनिट है राइटिंग एबिलिटीज के बारे में। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ में आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही नाम मात्र की फीस में आप वहां से पीडीएफ अपनी ले सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज। राइटिंग एबिलिटीज जो है, लिखने की क्षमता, उसको आप कैसे बढ़ाए, उसके बारे में ये सारी यूनिट होने वाली है आपकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, एक्सप्लेन राइटिंग स्किल्स, कि राइटिंग स्किल आखिरकार है क्या। तो देखिए, बात करते हैं। राइटिंग हेल्प्स ए पीपल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रो थॉट्स। सो राइटिंग क्या करती है, एक बच्चे के, एक जो प्यूपिल होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, उसके ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज एंड थॉट्स, उसके जो विचार होते हैं उनको ऑर्गेनाइज और उनको लिखने में मदद करती है। विदाउट राइटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन द माइंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। देखिए, वेरियस एस्पेक्ट्स बोलते हैं विभिन्न पहलुओं को। तो बिना लिखे आप जो है किसी सब्जेक्ट के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते आसानी से। ठीक है। आगे है कि हैंड राइटिंग इज अ रेगुलर फीचर ऑफ द प्यूपल्स डे बाय डे वर्क। देखिए, जितने भी बच्चे हैं वो राइटिंग को रेगुलर फीचर के रूप में यूज करते हैं। डेली लिखने का आपका कुछ ना कुछ काम होता है। इट इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। साथ ही अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी आपको राइटिंग आनी जरूरी होती है। जैसे कि अगर आपने महात्मा गांधी की बुक पढ़ी होगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो आप उसके माध्यम से महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं। उसमें उन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन दिया है, अपने आप को आप लोगों के सामने जाहिर किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व, कि राइटिंग स्किल जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहली चीज जो होती है उसमें वो होता है प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपका जो सेंटेंस होता है, आपका वाक्य होता है, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर्ता को पहले लिख दिया और कर्म को बाद में लिख दिया, सॉरी, कर्म को पहले लिख दिया, कर्ता को बाद में लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, वही स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करनी होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि मोस्ट रिलेवेंट वोकेबलरी, ऐसी वोकेबलरी, ऐसा शब्दकोश हमें यूज करना है जिसको हर कोई बच्चा आसानी से समझ पाए। अगला है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं विराम चिन्हों को, तो विराम चिन्हों का प्रॉपर यूज होना चाहिए। उसके बाद में सूटेबल स्टाइल, जो आपकी राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए वो एकदम सूटेबल होनी चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और सूटेबल ही आपकी होनी चाहिए क्या, लैंग्वेज, आपकी भाषा भी एकदम अच्छे से सूटेबल होनी चाहिए। जो भी बच्चा उसको पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 वेज ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तरीका है हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से हेडिंग लिखें और बुलेट पॉइंट, जैसे तीर का निशान लिख के या कुछ भी पॉइंट लगा करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, ऐसे करके इनको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे पॉइंट बना करके अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक बहुत इफेक्टिव वे होता है नोट मेकिंग का। दीज आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ मेकिंग नोट्स। This helps to reorganize information under new headings. All lists of point under it refer to the one heading. एक ही हेडिंग के अंदर अलग अलग पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है नोट मेकिंग का, वो है टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट मतलब कि टेबल बनाना। स्टूडेंट्स कैन टेक डाउन देयर नोट्स इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्मेट। अगर आपको एक टेबल बनानी है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं उसका टाइटल, उसके बाद में आप उसका सोर्स लिख सकते हैं कि आपने कहाँ से ये टेबल ली है, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, जो भी उस टॉपिक के बारे में फैक्ट है या इंफॉर्मेशन है उसका आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है नोट मेकिंग का, वो है माइंड मैप्स। देखिए, माइंड मैप्स क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल होता है, एक गोला होता है, उसके अंदर आपने मेन टॉपिक लिख दिया और उसके साइड में आपने तीर के निशान बनाए और अलग अलग उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको लिख दिया। इट में हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड द वे दैट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फिट टुगेदर। इट हैज मेन टॉपिक लाइंस रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम सेंटर। इसका अर्थ होगा कि मेन टॉपिक होगा, और रेडिएटिंग यानी होता है विकिरण निकलना, मतलब एक गोले में से आप अलग अलग विकिरण निकाल देंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और वहां पर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को लिख देंगे। सब टॉपिक्स एंड फैक्ट्स विल ब्रांचेज ऑफ दिस लाइक ब्रांचेज एंड ट्विंग्स फ्रॉम द ट्रंक ऑफ अ ट्री। जैसे एक पेड़ के तने में से अलग अलग पेड़ की शाखाएं निकलती है, वैसे ही एक आपका मेन टॉपिक होगा और वहां से आप विकिरण के रूप में अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स को निकाल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, डिस्क्राइब ए पर्सन यू लाइक मोस्ट। अगला है कि हमारा जिस पर्सन को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो उसके बारे में आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन देनी है उसकी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फार्मर,
कि मुझे जो है किसान सबसे ज्यादा अच्छा लग सकता है। हो सकता है कि आपको डॉक्टर अच्छा लगे, इंजीनियर अच्छा लगे, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। सो आपको उसके बारे में लिखना है। तो देखिए फार्मर के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कि गांधी जी वंस सेड इंडिया लिव्स इन विलेजेस, कि जो भारत की आत्मा है वो गांवों में निवास करती है, ऐसा गांधी जी ने कहा था, आप सबको पता ही होगा। ही वॉज वेरी राइट इन सेइंग सो, और वो इस बारे में बिल्कुल सही थे। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस एंड अ लैंड ऑफ फार्मर्स, द इंडियन फार्मर। जो भारत है वो अ, उसमें सबसे ज्यादा जो जमीन है वो गांवों की है, और हमारे जो भारत की भूमि है, जो भारत माता है, उसको किसानों की भूमि भी कहा जाता है। इज इकोनॉमिकली पुअर, और जो इंडियन फार्मर है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब है। दो ही वर्क्स वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो काफी खराब है, बहुत ज्यादा पुअर है। मोस्ट ऑफ द फार्मर लिव इन स्मॉल एंड इल वेंटिलेटेड हाउसेज। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड एंड कैन नॉट मेक यूज ऑफ न्यू एंड साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चरल मेथड्स। देखिए जो ज्यादातर फार्मर्स हैं वो इल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड बोलते हैं जिनमें प्रॉपर हवा पानी होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, ऐसे घरों को बोलते हैं। तो उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, फार्मर्स के जो घर होते हैं उनमें। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड, और अधिकतर जो फार्मर है वो इलिटरेट है, वो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो लोग अनपढ़ है। और उनको इस चीज का नहीं पता है कि जो खेती में नई नई जो साइंटिफिक नॉलेज इजाद किए जा रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका कैसे यूज किया जाएगा, और नई नई जो एग्रीकल्चरल मेथड, कृषि करने के नए नए तरीके हैं, उनको वो लोग नहीं समझ पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट बाई ट्रैक्टर और यूज अदर यूजफुल मशीन्स बिकॉज ऑफ पुअर्टी। अधिकतर जो फार्मर है उनके पास पैसा बहुत कम होता है, गरीबी की स्थिति में होते हैं, इसलिए वो लोग नए ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, और अलग अलग जो मशीनें होती है फार्मिंग के लिए यूज आती है, उनको नहीं खरीद सकते। ही डिपेंड्स ग्रेटली अपॉन रेन्स फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई को। तो जो इंडियन फार्मर होते हैं वो टोटल अधिकतर रूप से जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं बारिश के ऊपर, उनकी जो सिंचाई होती है वो डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। समटाइम्स ही सफर्स क्रॉप फेलियर ओविंग टू लैक ऑफ रेन्स और अनटाइमली रेन्स। कई बार तो ऐसा होता है कि टाइम पर बरसात नहीं होती, कई बार होता है अनटाइमली रेन्स, मतलब जब चाहिए नहीं होती है तभी बरसात हो जाती है। मान लीजिए फसल पकी और उस वक्त बरसात हो जाती है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इफ द हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल ही इज हैप्पी, और अगर फसल अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो खुश हो जाता है। बट इफ क्रॉप फेल्स, और अगर फसल जो है वो फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ही हिज लॉट इज मिजरेबल, तो उसका जो दुख होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश करती है कि हमारे जो फार्मर्स है उनकी इकोनॉमिक हालत ज्यादा अच्छी से अच्छी की जा सके। ही इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू गेट मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड ट्रैक्टर्स। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जो कि काम कर रहे हैं फार्मिंग इंडस्ट्रीज में, ताकि जो गरीब किसान हैं उनके पास में भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पहुंच पाए और नए नए ट्रैक्टर्स उनके पास में पहुंच पाए। His will help him improve his standard of living and contribute to the economic development of the country। इससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती कर पाएंगे और हमारी जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन फार्मर्स, और मुझे जो है फार्मर्स पर गर्व है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर का लिखना चाहते हैं तो वहां पर आप डॉक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ से लेकर के डॉक्टर बनने तक का जो पूरा सफर होता है, हार्डवर्क होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, कि जो राइटिंग है उसकी उपयोगिता क्या है या उसका महत्व क्या है। सो देखिए राइटिंग इज ए टू वे प्रोसेस। देखिए राइटिंग जो एक टू वे प्रोसेस है, कैसे कि एक बंदा लिखता है दूसरा उसे पढ़ता है, तो राइटिंग एक टू वे प्रोसेस है। द यंग राइटर्स नीड्स एन ऑडियंस। जो राइटर होता है उसको एक ऑडियंस चाहिए होती है जो उसके बारे में जो उसकी जो भी उसने लिखा है उसको पढ़े। राइटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। राइटिंग जो है वो अनुभव पर आधारित होती है। राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रू प्रैक्टिस। राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव करी जा सकती है। ओनली द एक्ट ऑफ राइटिंग कंटिन्यूअल राइटिंग कैन डेवलप फ्लुएंसी स्किल एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड आइडिया। और अगर आप एक रेगुलर राइटर हैं, मतलब आपको कंटिन्यूअस रूप से आप जो है राइटिंग करते हैं, तभी आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल अपना हासिल कर सकते हैं और जो विचार हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीनिंग कम्स बिफोर फॉर्म। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है कि मीनिंग कम्स बिफोर फॉर्म। देखिए राइटिंग जो है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका अर्थ क्या है। सो आपको ज्यादातर इस चीज पे ध्यान देना होता है कि अर्थ क्या निकल रहा है हमारी राइटिंग का। द यंगर राइटर
must care about what he has to say before he can be led to an interest in the form of his or her writing. So क्या होता है कि जो नया नया राइटर होता है, यंगर राइटर होता है, उसको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो चीज वो लिख रहा है उसका एक मतलब होना चाहिए और मतलब सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। तो मतलब पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मैक्सिम्स ऑफ राइटिंग। कि देखिए राइटिंग के जो सिद्धांत है, मैक्सिम्स बोला जाता है दोस्तों सिद्धांत को। तो राइटिंग के सिद्धांत क्या है? सबसे पहला सिद्धांत है इसका क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी जो मटेरियल हम इसमें लिखते हैं उसकी बात हो रही है। मेक योर टेक्स्ट नो मोर और लेस इंफॉर्मेटिव देन रिक्वायर्ड। आपको उतने ही टेक्स्ट लिखने हैं जितने में वो इंफॉर्मेशन आप फुलफिल कर पाए, ना तो आपको लेस यानी कम लिखना है और ना मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा लिखना है। ठीक है। अगला हमारा जो मैक्सिम है राइटिंग का वो है क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणवत्ता। से ओनली व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू एंड हैव एडिकेट एविडेंस ऑफ सपोर्ट। एडिकेट यानी होता है दोस्तों पर्याप्तता। जो क्या होना चाहिए कि उसमें पर्याप्तता होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ में उसमें पर्याप्तता भी होनी चाहिए राइटिंग के अंदर। तीसरा हमारा जो मैक्सिम है राइटिंग का वो है रिलेशन। कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक के साथ में मैच करती है, उसके साथ में वो रिलेवेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। चौथा होता है इसका मैनर। मैनर यानी होता है तरीका कहने का, जो आपका राइटिंग का जो तरीका है वो होता है बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली। आपको छोटा लिखना और क्रमवाइज लिखना। अवॉइड ऑब्सिक्यूरिटी एंड एम्बिग्युइटी। ऑब्सिक्यूरिटी और एम्बिग्युइटी इसका मतलब यही होता है कि अस्पष्टता आपकी राइटिंग में नहीं होनी चाहिए या संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर आपकी राइटिंग होनी चाहिए। जो चीज है वो फैक्ट टू फैक्ट आपको लिखनी होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है दोस्तों समग्र शिक्षा को। तो समग्र शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव एजुकेशन स्टैंड्स फॉर अ प्रोसेस ऑफ फाइटिंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। सो इसके अंतर्गत क्या करते हैं ऐसे लोग जो कि फिजिकल रूप से डिसेबल्ड हैं, मान लीजिए कोई अंधा है, कोई काना है, लूला लंगड़ा है, ऐसा अगर कोई भी बच्चा है जो कि फिजिकल रूप से डिसेबिलिटी उसके अंदर है या मानसिक रूप से भी अगर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है, तो उसको जो है नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठ करके पढ़ाया जाना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द वर्क फॉर इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड अगेंस्ट देयर सोशल एक्सक्लूजन। सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है सबको इक्वल राइट्स प्रदान करता है और ऐसे लोग जो कि डिसेबल्ड भी है उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठ करके पढ़ाया जा सके, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। एजुकेशन इज सीन एज द की टू अ सोसाइटी दैट इज रेडी टू वेलकम अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट गिफ्ट्स एंड डिसेबिलिटीज। सो एजुकेशन को कैसे देखा जाता है? ये समाज की एक की है। कैसी की है? वेलकम अ वाइड डाइवर्सिटी। अलग अलग विविधता वाले जो बच्चे होते हैं उनका भी ये स्वागत करती है और एक साथ सबको लेकर के चलती है। ये है एजुकेशन के ये हमारे एजुकेशन का मेन पॉइंट है आज का। इन स्कूल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूजन हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन ऑर्डिनरी क्लासरूम्स अलोंगसाइड द पीयर्स। देखो पीयर्स बोला जाता है ऐसा ग्रुप जो कि समकक्ष लोगों का होता है। मान लीजिए आपके जो क्लासरूम के जो बच्चे हो गए उनका एक पीयर होगा, जहां आप काम करते हैं वहां आपका वर्क पीयर होगा। तो वही बात है। सो यहाँ पर क्या होता है जो लोग डिसेबल्ड है उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठा करके ही पढ़ाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कि जो हमारे व्यवहारिक विशेषताएं होती है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो देखिए व्यवहारिक विशेषताएं क्या होती है कि कैसा आप व्यवहार करते हैं। सो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर्स और क्वालिटीज बिलोंगिंग टिपिकली टू अ पर्सन सर्विंग टू आइडेंटिफाई देम विद रिगार्ड टू द मैनर ऑफ conducting themselves under normal and specified circumstances। सो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेन रूप से क्या है कि जैसा वह व्यवहार करता है किसके अंदर, या तो नॉर्मल परिस्थितियों में या फिर किसी विशेष परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दबाव है और तब आप कैसा बिहेवियर वहां पर दिखाते हैं अपना, उस चीज को बोला जाता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और लोगों के साथ में आपकी कैसी बातचीत होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फादर। कि आपको माय फादर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। सो सबसे पहले आपने जो है टॉपिक लिखा माय फादर। अगर आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखते हैं, बीच में आपको टॉपिक लिखना है और उसके बाद में आपको 2 से 3 पॉइंट के अंदर अपने फादर के बारे में सब कुछ बताना है। जैसे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, कि आपने परिचय दिया है, ये जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। फादर इज राइटली रिगार्डेड एज गॉड बाय द हिंदूज। कि देखिए जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंतर्गत जो पिता है उसको भगवान का दर्जा दिया गया है।
द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली डिपेंड्स मच ऑन द एबिलिटीज ऑफ अ फादर। एक जो परिवार होता है, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो सोसाइटी है वो फादर ओरिएंटेड है। मतलब हमारे जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी वर्तमान में हमारी ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक जो फैमिली होती है उसकी जो खुशी होती है वो डिपेंड करती है किस चीज पर, एबिलिटीज ऑफ द फादर। फादर की जो योग्यता है वो किस प्रकार से कमाता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार है सोसाइटी में वो कैसा है, इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड होती है फैमिली। ए फैमिली विदाउट फादर बिकम्स ए बोट विदाउट ए सेलर। सो बिना पिता के एक फैमिली वैसी ही है जैसे एक नाविक के बिना एक नाव है। I thank God that I am the son of a father who has wonderful qualities of head and heart। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसके अंदर दिमाग भी बहुत ज्यादा और जिसका दिल भी बहुत बड़ा है। वंडरफुल क्वालिटीज है उसके अंतर्गत उनके अंदर। अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अबाउट माय फादर, मेरे फादर के बारे में। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं माय द नेम ऑफ माय फादर इज, उसके बाद में जो भी आपके पिता का नाम है वो आप लिख सकते हैं। ही इज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो क्या है, एक सादा जीवन जीते हैं लेकिन उनके विचार जो है काफी उच्च है। जैसे कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, वैसे मेरे फादर है। ही टेक्स एवरी केयर टू कीप द फ्लावर ऑफ हेल्थ ऑलवेज फ्रेश। तो क्या होता है कि वो अपने जो उनकी हेल्थ है उसको, उसका भी ध्यान रखते हैं अच्छे से, और फ्लावर्स वगैरह वो लेते हैं, मतलब सॉरी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, और हमारी भी जो हेल्थ होती है उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। ही सीक्स फ्रेश एयर, डज यूजफुल एक्सरसाइज एंड टेक्स लाइट डाइट। वो क्या करते हैं भाई, वो फ्रेश शुद्ध हवा लेते हैं, डज यूजफुल एक्सरसाइज जो एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड टेक्स लाइट डाइट और हल्का खाना लेते हैं ताकि शरीर के अंदर मोटापा ऐसी चीजें ना हो और वो अच्छे से स्वस्थ रह पाए, हेल्दी रह पाए। ही हैज ए टेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, और उनको जो है पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे आप भी अपने फादर की क्वालिटी यहाँ पर बता सकते हैं। हिज डीलिंग्स आर फेयर, दिस इज वाई ही हैज परमानेंट कस्टमर्स। देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए मेरे जो पापा है वो एक व्यापारी हैं, तो उनकी जो डीलिंग्स है वो फेयर होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता। दिस इज वाई ही हैज परमानेंट कस्टमर्स। और देखा होगा आपने, जो आपने भी आप अपने जो रियल लाइफ है उससे इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि ऐसा कोई दुकानदार जो फेयरली रूप से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो एकदम परमानेंट होते हैं। हिज लव फॉर अस इज वेरी डीप, हमारे लिए उनका प्यार जो है बहुत गहरा है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग ओनली फॉर आवर वेलबींग। वो सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं, किस लिए, फॉर आवर वेलबींग, ताकि हम लोग अच्छे से हमारी जिंदगी गुजार पाए। कंक्लूजन, इसका जो है निष्कर्ष क्या निकलता है, फॉर द अबव रीजंस, ऊपर लिखे गए सभी कारणों के कारण, माय फादर होल्ड्स अ हाई प्लेस ऑफ रेस्पेक्ट नॉट ओनली इन आवर फैमिली बट ऑल्सो अमंग द डिग्निफाइड सिटीजन्स ऑफ द सिटी। इन्हीं सब कारणों के कारण हमारे जो पिताजी है वो सिर्फ हमारी फैमिली के अंतर्गत ही बहुत बड़ा उनका ओहदा नहीं है, उनका मान सम्मान नहीं है, बल्कि इस सिटी के जो डिग्निफाइड सिटीजन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर भी उनके एक अलग पहचान है। मे गॉड ग्रांट हिम लॉन्ग लाइफ। भगवान से मेरी दुआ है कि उन्हें लंबा जीवन मिले और वो हमें खुश रख पाए। सो ऐसे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा किसी भी और टॉपिक के ऊपर आता है, माय मदर, माय ब्रदर, तो आप उनके ऊपर भी आराम से लिख पाएंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका।